दोस्तों बाजार की डायरेक्शन फिलहाल अभी भी गिरावट की दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट भी इस तरह पॉजिटिव संभावना नहीं दिखा रही है। दूसरी तरफ देखें तो कुछ रीजन है जो अभी भी निगेटिव बने हुए, एफआई की तरफ से अभी भी बिकवाली जारी है। तो हो सकता है कि कल भी कुछ गिरावट हो, लेकिन इस गिरावट के बीच में आगे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसके लिए 10 फैक्टर्स है, उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उनको देख के ही आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 5 ऐसे स्टॉक है जो गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और वो कौन से 5 स्टॉक है जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डीप में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन 58,840 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमने 1093 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 1.82% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो स्तर 17,530 का आ चुका है। 346 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.94% गिरा हमारा निफ्टी 50। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स 30,822 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.45% की, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,873 के स्तर पर करीब 0.72% की गिरावट थी। यहाँ पे नेस्डेक की बात करें तो 11,448 के स्तर पर 0.90% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1798 के स्तर पर 1.48% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो ओवरऑल सभी बाजार में दबाव बना हुआ है, और इसीलिए शुरुआत सुस्त हो सकती है। इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि लगातार एफआई फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो लगातार खरीदारी कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि लगभग वो 13 तारीख तक लगातार बायर बने हुए थे। उन्होंने अंतिम 13 तारीख को 1956 करोड़ रुपये की खरीदारी की, लेकिन फिर उन्होंने 14 सितंबर को करीब 1397 करोड़ रुपये की अपनी बिकवाली की। 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। फिर 16 सितंबर को उन्होंने 3260 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार वो बिकवाल बने हुए, और इसीलिए आने वाले समय में उनकी बिकवाली और जारी रह सकती है। अगस्त महीने में उन्होंने जम के खरीदारी की है। पूरे एशिया के 9 बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदारी हमारे इंडिया के बाजार में की है, यानी उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका 76% पूरे इंडिया के बाजार में आया था। तो ऐसे में जो प्राइस बढ़ी है उसका फायदा तो उठाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एफपीआई है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इंडियन रुपीज़ थोड़ा सा फिर से रिकवर हुआ है, यानी फिलहाल 79.65 कर अपनी इंडियन रुपीज़ की प्राइस है, तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे उसमें है यूएस फेड की मीटिंग। 21 सितंबर से 2 दिन के लिए यहाँ पे यूएस फेड की मीटिंग होगी, जिसमें जो 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। तो इसका असर तो ऑलरेडी पहले बाजार ने दिख लिया है, और लेकिन अगर 100 बीपीएस पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाती तो फिर सेंटीमेंट बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा जो रीजन है कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी जारी होने उसके पहले यूएस डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपरी स्तर पर निकल गया है, जो 2002 के बाद सबसे ज़्यादा है। हालांकि बाद में इसमें कमी भी आई है। वही यूएस फेड की मीटिंग से पहले अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3.5% के नज़दीक 2011 के बाद सबसे ज़्यादा पहुंच गई है, जो पिछले 3 महीने की सबसे ऊपरी स्तर पर है। इसलिए दोनों सेंटीमेंट भी बाजार पे आपको नज़र रखनी होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एफआईए का रुझान। इंडिया के बाजार में एफआई किस तरह से खरीदारी करे वो भी आपको ध्यान रखना है। पिछले सप्ताह अगर देखें तो एफआई ने करीब 1900 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है, और डीआई ने करीब 2900 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। तो इस हिसाब से फिलहाल बिकवाल बने हुए एफआई, अगर वो खरीदार बनेंगे तभी आपको बाजार में आगे तेजी आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर देखें तो ग्लोबल डाटा भी हमारे सामने आएगा, जिसमें आप देख सकते हो फेड मीटिंग के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान गुरुवार को अपने इंटरेस्ट रेट पर भी ऐलान करेंगे। उसका भी इफेक्ट बाजार पर देखने को मिल सकता है, और क्रूड ऑयल की प्राइस भी इफेक्ट करेगी। फिलहाल आप देख सकते हो $90 के आसपास चल रही है क्रूड ऑयल की प्राइस। और अगर आप देखें तो तेल पर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी से ग्लोबल ग्रोथ को झटका लगने की आशंकाओं का असर भी दिख रहा है। इससे तेल की डिमांड और कमजोर हो सकती है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि पिछले पश्चिम देशों में मंदी की आशंकाओं में बढ़ोतरी के चलते आगामी सप्ताह में तेल की कीमत और गिर सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो 9 सितंबर को समाप्त पखवाड़े का बैंक का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का डाटा आने वाले शुक्रवार को जारी होगा। पिछले पखवाड़े में बैंक लोन की ग्रोथ 15.5% और डिपॉजिट ग्रोथ 9.5% रही थी, तो उसका भी इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है। बाजार के अगर टेक्निकल व्यू की बात करें तो 3 दिन के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो हमें निफ्टी के 50 डार्क क्लाउड कवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही वीकली स्केल पर बेयरिश और पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा इंडेक्स में 29 अगस्त, 7 सितंबर और 14 सितंबर को सपोर्ट तोड़ दिए, यानी फिलहाल टेक्निकल इंडेक्स भी थोड़े से बेयरिश दिख रहे। यहाँ पे देख सकते टेक्निकल एनालिस्ट नागराज सेट्टी ने कहा कि निफ्टी को वर्तमान में 17,450 और फिर 17,500 के स्तर पर सपोर्ट हासिल हुआ है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर यहाँ पे बिकवाली आ सकती है, और आप देख सकते हैं फिलहाल ये सपोर्ट आगे टूटने के अनुमान है। और फिर अगर ये सपोर्ट टूट जाता है फिर 17,200 और फिर 17,150 के स्तर पर हमें सपोर्ट दिखते होंगे, और ये सपोर्ट भी टूटेंगे तो फिर बाजार में और भयंकर बिकवाली हो सकती है।
ऑप्शन डाटा के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें निफ्टी के मीडियम टर्म में 17,300 से लेकर 17,008 की रेंज में रहने की संभावना बन रही है। वही ब्रॉडर ट्रेडिंग 17,000 से लेकर 18,000 के स्तर में रहने की संभावना बन रही है, या आगे इसकी रेंज रह सकती है। वैसे अगर बाजार की बात करें तो एफपीआई ने 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है पिछले सप्ताह। 3 दिन की ट्रेडिंग की अगर देखें तो उसके पहले उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया है, लेकिन आगे क्या संभावना रहेगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो बाजार में खरीदारी करेंगे तो फिर बाजार तेजी से आगे जा सकता है, और जिस तरह से वो बिकवाल बने हुआ और बिकवाली करते हैं तो फिर बाजार नीचे आ सकता है। और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगस्त महीने में जिस तरह से उन्होंने तेजी के साथ खरीदारी की थी, क्या फिर से सितंबर में वो करेंगे? अगर वैसा होता है तो फिर बाजार हमारा बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, वरना फिर बाजार में फिर से 2 से 3,000 पॉइंट का करेक्शन भी आ सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में इस उम्मीद से निवेश कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व दरों में जो वृद्धि है उस पर नरम रुख अपनाएंगे और इससे महंगाई घटने की शुरुआत हो जाएगी, तो इस वजह से भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि विदेशी निवेशकों को आने वाले समय में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका में हाल में आए महंगाई के आंकड़ों के अनुमान के मुताबिक कमी देखने को मिली है। इस कारण फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी का रुख कड़ा कर सकता है। अगर और कड़ा होगा रुख तो फिर यहाँ पे बाजार में और गिरावट भी हो सकती है। तो ये आपको देख के चलना है बाजार के लिए। अब ऐसे में आपको कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट डीप पे करना चाहिए, जो काफ़ी अच्छे लग रहे। तो जो पहला हमारा स्टॉक है वो है एंजल वन। फिलहाल इसकी प्राइस 1574 की है और फ्राइडे को यहाँ पे 0.61% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। बाजार में आपने देखा होगा कि बड़ी गिरावट थी, लगभग 1100-1200 पॉइंट। उसके बावजूद भी आधा प्रतिशत की गिरावट इस बात का सबूत है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है। और पिछले एक महीने में देखें तो ये स्टॉक काफ़ी मजबूत रहा। इसने करीब 21.54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में, यानी 1295 की प्राइस थी और इसमें अभी फिलहाल बुलिश जोन बना हुआ है, स्टॉक ऊपर जाने की तरफ है। ऐसे में आपको इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए एंजल वन के अंदर। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है आईटीसी के देखें तो यहाँ पर भी आपको 331 की प्राइस दिखाई देगी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.78% की मामूली सी गिरावट थी, कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। आईटीसी की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने 6.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 312 की प्राइस थी 19 अगस्त को, तो ये भी स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आएगी। आईटीसी में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देख सकते हो कि इसमें 2806 की प्राइस है और फ्राइडे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा गिरावट हुई है, 3.28% की गिरावट थी, लेकिन ये गिरावट काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक महीने में इसने 3.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था और उतनी गिरावट लगभग हो चुकी है। अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में फिर से बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, उसकी वजह से अगर आप देखें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में कारोबार में वृद्धि की संभावना भी बन रही है और ये गर्मी तक चलेंगे फेस्टिवल सीजन, और शादी की सीजन भी साथ में चलेगी। ऐसे में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो है इसका बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जो चौथा हमारा स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आप देख सकते हो कि स्पेशलिटी केमिकल में तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ ही है। 366 पर स्टॉक है, जहाँ पे 4.43% की बड़ी गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन, लेकिन अब यहाँ से खरीदारी की सलाह बनती है। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इसने 7.33% की शानदार तेजी भी बताई थी। 341 की प्राइस थी, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक और गिरावट भी हो चुकी है। अब यहाँ से एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। आने वाले समय लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। थोड़ा सा आपके लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, ये आने वाले समय में डेफिनेटली जल्दी 4 डिजिट में जाने वाला है। अब ये जो लास्ट हमारा अंतिम स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार स्टॉक है। फिलहाल 562 की प्राइस है, 1.69% गिरा था फ्राइडे के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसने 8.10% की शानदार तेजी दिखाई है। 520 की प्राइस थी 19 अगस्त को और आप देख सकते हो करेक्शन काफ़ी हो चुका है और यहाँ से एक नई तेजी को स्टॉक तैयार हो चुका है। तो आपको एसबीआई में दाव लगाना चाहिए। तो ये गिरावट में आप 5 स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये स्टॉक इतने मजबूत है कि आने वाले समय यहाँ पे सिर्फ तेजी की ही संभावना बनेगी, गिरावट की संभावना काफ़ी कम है और ये स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।